2014 में यंग लड़कों का ग्रुप नाइजीरिया के जंगल में इस वेयर हाउस को ढूंढ लेता है और इस वेयर हाउस में जो इनको मिलता है वो इतना ज्यादा खौफनाक और डिस्टर्बिंग है कि अगर मैंने आपको उसकी ओरिजिनल वीडियो अपनी इस वीडियो में दिखा दी तो मेरी ये वाली वीडियो ही सोशल मीडिया से उड़ जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ कुछ सेलेक्टिव पिक्चर्स के साथ आपको समझा सकता हूँ कि इस वेयर हाउस में हो क्या रहा था। नाइजीरिया में मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर्स को बोला जाता है ओकाडा, और इबेडान जो नाइजीरिया का काफी बड़ा सिटी है, इसकी आबादी तकरीबन 35 लाख है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ओकाडाज हैं। बेशक ये नंबर्स में यहाँ पर बहुत ज्यादा थे, लेकिन इबेडान के ओकाडाज एक टाइट कम्युनिटी थे जिसमें ज्यादातर नौजवान ही होते हैं। जब 2014 में 2 ओकाडाज गायब हो जाते हैं तो इस पूरी कम्युनिटी को फौरन पता चल जाता है और वो बड़ा परेशान होते हैं उनके लिए। और जब पुलिस ज्यादा एफर्ट नहीं कर रही होती इन दोनों को ढूंढने की, तो ये ओकाडाज की कम्युनिटी अपनी तरफ से सर्च को लॉन्च कर देती है। मतलब जैसे वो शहर में घूम रहे होते थे और सवारियां उतारते थे, तो ये सारे ओकाडाज गलियों में भी इधर उधर फिरते रहते थे अपने उन मिसिंग मेंबर्स को ढूंढने के लिए, लेकिन इन एफर्ट्स के बावजूद भी उनको वो नहीं मिलते। फिर उसी साल 22 मार्च को तीसरा इबेडान ओकाडा गायब हो जाता है। ये एक यंग लड़का था जिसका नाम लॉन्ड्रे सिद्दीकू था। पिछले जो 2 राइडर गायब हुए थे वो अपने घर से गायब हुए थे, लेकिन लॉन्ड्रे गायब होता है जब वो काम पे था। लॉन्ड्रा एक ओकाडा के ग्रुप का हिस्सा था और ये सारे शहर के एक कोने में आकर इकट्ठा होते थे जिधर ये पूरा दिन गुजारते थे और यहीं से सवारियां उठाते थे। और इस मीटअप पॉइंट पर हर कोई एक दूसरे को जानता था, जिसका मतलब था यहाँ पर सारे लॉन्ड्रा को जानते थे। और जिस दिन वो मिसिंग हुआ था सबने उसको देखा था, वो इस मीटअप पॉइंट से दूर जा रहे 2 बंदों को अपने पीछे बिठाकर। नॉर्मली जो ये बाइक राइड्स ओकाडा देते थे ये छोटी सी होती थी, यानी बिल्कुल शहर के अंदर ही, तो सारे ही नोटिस कर लेते हैं लॉन्ड्रा यहाँ से गया और कुछ घंटे भी गुजर गए वो वापस ही नहीं आया यहाँ पे। तो सारे ओकाडाज इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक कहता है उसको कॉल मिलाकर पूछ लो कि वो ठीक है, तो वो लॉन्ड्रा को कॉल करते हैं लेकिन वो उठाता ही नहीं है कॉल को। ये चीज बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल होती है, सिर्फ लॉन्ड्रा के लिए नहीं बल्कि ओकाडाज के दरमियान। ये लोग हर वक्त अपने फोन को ऑन रखते हैं नए कस्टमर्स के लिए, और कभी कभार कस्टमर्स इनको खुद कॉल कर लेते हैं। यानी ओवरऑल फोन इनके इस काम का बहुत अहम हिस्सा था। उसका फोन ऑफ होता है, किसी को इस बात की समझ ही नहीं आती। फिर एकदम से लॉन्ड्रे की कॉल इस ग्रुप को आ जाती है और लॉन्ड्रे इनको अपने दूसरे फोन से कॉल कर रहा था। उसके पास 2 मोबाइल थे, एक काम के लिए और एक पर्सनल यूज के लिए। वो इनको अपने पर्सनल फोन से कॉल कर रहा था। तो जब इनमें से एक ओकाडा कॉल को उठाता है और वो लॉन्ड्रे की आवाज सुनता है तो वो मोबाइल को स्पीकर पे लगा देता है ताकि सारे ओकाडास सुन सकें। वो सुनते हैं लॉन्ड्रे बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है और वो इनसे चीख कर मदद मांग रहा है। वो कहता है मैं और 8 लोग मेरे साथ हैं, मैं उनको नहीं जानता, हम सबको किडनैप कर लिया है और किडनैपर्स ने हमें किसी अंडरग्राउंड प्रिजन में कैद कर लिया है। वो कहता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारे ऊपर लोगों के चलने की आवाजें आ रही हैं। वो ये भी बताता है जब इसको किडनैप किया गया ये लोग सारी इसकी चीजें ले लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि लॉन्ड्रा के पास एक और मोबाइल फोन भी था और इससे ही वो इन्हें कॉल करता है। अब जैसे लॉन्ड्रा इनको एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन ओकाडास को पीछे फोन पर सुनाई देता कि वो 8 लोग चीखें मार रहे हैं और अपने इस अंडरग्राउंड सेल से ऊपर किसी से मदद मांग रहे होते हैं कि शायद कोई इनकी आवाज सुने और इनको नीचे बचाने आ जाए। तो ये ओकाडास का ग्रुप जब ये चीजें सुनता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो लॉन्ड्रा को तसल्ली देते हैं, तुम हमें बताओ तुम कहां पर हो, हम सब तुम्हें बचाने आ रहे हैं। तो लॉन्ड्रा इनको बड़ी स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है एक कच्चे रास्ते की जो सोका फॉरेस्ट के अंदर की तरफ जा रहा था, जिधर इसको कैदी बनाकर लेके गए हैं। सोका फॉरेस्ट एक बहुत ही घना जंगल है जो इबेडान सिटी के बाहर होता है। लॉन्ड्रे उनको स्पेसिफिकली ये भी बताता है कि मुझे नहीं पता कि सोका फॉरेस्ट में एग्जैक्टली हम किस जगह पे हैं। वो कहता है बस तुम इस पाथ से आगे बढ़ते रहो और शायद आगे आकर तुम्हें हमारी चीखों की आवाजें सुनाई दें जमीन के अंदर से। तो ये सारे राइडर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और लॉन्ड्रे को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लॉन्ड्रा को ये भी बोलते हैं तुम फोन पर ही रहो हमारे साथ और हमसे बात करते रहो जब तक हम तुम्हें ढूंढ ना लें। जैसे ही वो उसको ये बताते हैं उसका फोन अचानक से कट जाता है। जब वो इस नंबर पे दोबारा कॉल करते हैं तो अब वो ऑफ होता है। ये तकरीबन 40 ओकाडाज होते हैं। ये सारे हाईवे क्रॉस करके शहर से बाहर निकलते हैं और फिर वहां से दूसरा रोड पकड़ते हैं जो उनको सीधा सोका फॉरेस्ट लेके जाता है। अब ये लोग सोका फॉरेस्ट की एंट्रेंस के दरख्त के पास आ गए थे। वहां पर ये 2 जली हुई गाड़ियां ढूंढ रहे थे, जिसका लॉन्ड्रे ने बताया था कि इस डायरेक्शन से वो सोका फॉरेस्ट के अंदर जाएं। उनको वो जली हुई गाड़ियां मिल जाती हैं। वो वहीं पर अपनी बाइकें लगाते हैं और उनको देखकर पता चल जाता है ये वाकई फुटपाथ ही है खाली, यहाँ से आगे हम अपनी बाइक्स को नहीं लेके जा सकते क्योंकि यहाँ पर सब्जा बहुत ज्यादा था। उनको आगे सही से दिखाई नहीं दे रहा था तो वो अपनी बाइकें खाक लेकर जाते हैं। तो ये सारे अपनी बाइकों से उतरकर इस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। इनके पास कोई हथियार नहीं था और रास्ता इतना पतला था कि एक एक करके लाइन में ये लोग आगे बढ़ रहे थे। ये लोग बिल्कुल खामोशी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि इन्होंने जमीन के नीचे आवाजें सुननी थी अपने दोस्त की और उन बंदों की जिनको बंदी बनाया हुआ था। अब जैसे ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो सबसे जो आगे बंदा होता है वो इशारा करके सबको रोकता है क्योंकि आगे उसको कोई चीज दिखाई देती है। फिर इनसे 50 फीट दूर एक बंदा दरख्त के पीछे से निकलता है। वो इनकी तरफ चीख कर कुछ बोलता है और फिर गन उठाकर इनकी डायरेक्शन में फायर करना शुरू कर देता है। तो ये 40 के 40 ओकाडाज वहीं से मुड़ते हैं, भागते हैं, वापस अपनी बाइकों में बैठते हैं और वापस शहर की तरफ चले जाते हैं। जब ये लोग सारे उसी मीटअप पॉइंट पे आते हैं तो ये कहते हैं हम लोग लॉन्ड्रा और बाकी बंदों को अकेला वहां पर नहीं छोड़ सकते, हमें वहां वापस जाकर इनको बचाना पड़ेगा। वैसे ये लोग सोचते तो हैं पुलिस को बताने के लिए, लेकिन जो पिछले 2 राइडर्स गायब हुए थे उसके मामले में पुलिस बड़ी ढीली थी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं हम लोग खुद जाएंगे और लॉन्ड्रा और बाकी बंदों को बचा कर लाएंगे। तो ये 40 ओकाडास करीब के और मीटअप पॉइंट से 60 और ओकाडास को जमा कर लेते हैं।
तो ये 100 से भी ज्यादा बंदों का ग्रुप सारे अपनी बाइकों पे बैठते हैं और उसी फुटपाथ की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जो जंगल की तरफ जा रहा था। जब वो वहां पहुंचते हैं वो सारे अपनी बाइकों को साइड पे लगाते हैं, लेकिन इस बार जब वो यहाँ पर आते हैं उनके पास गन्स भी होती हैं, छुरियां भी होती हैं, बैट्स भी होते हैं और हर किस्म के हथियार। लेकिन इस बार वो खामोश नहीं रहते बल्कि वो चीखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि आगे कोई गनमैन अगर छुपा हुआ भी है तो उनको भी पता चले। बहुत ही गुस्से में बंदों का ग्रुप आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए। अब जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उनको लग रहा था कि अभी कहीं से गोली फायर होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। काफी देर आगे चलने के बाद ये लोग एक बड़ी सी क्लियरिंग के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा रिवर बह रहा होता है। दरमियान में एक पुराना सा स्टोन ब्रिज लगा होता है क्रॉसिंग करने के लिए और इस ब्रिज के दूसरी साइड पर 2 खस्ता हाल बिल्डिंग होती हैं। रिवर के करीब वाली एक छोटा सा शैक होता है जिसकी खिड़की इसी तरफ होती है और जो वहां पर दूसरी बिल्डिंग होती है वो अजीब सा टूटा हुआ वेयर हाउस टाइप होता है जिसकी काफी ऊंची सीमेंट की दीवारें होती हैं और इस वेयर हाउस के चारों तरफ बार वायर फेंस लगी हुई थी। तो ये सारे ओकाडाज ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। तो इनमें से एक बंदा ब्रिज के नीचे लॉन्ड्रे की बाइक को देखता है तो उससे सबको पता चल जाता है लॉन्ड्रा यहीं करीब ही होगा। तो ये सारे ओकाडाज ब्रिज को क्रॉस करके जाते हैं और पहली बिल्डिंग के पास जाते हैं यानी वो ब्लैक शैक। तो जब वो इसका दरवाजा खोलते हैं तो ये बिल्कुल खाली होता है, लेकिन ये शैक भरा हुआ होता है सैकड़ों जूतों से, कपड़ों से और क्लोथिंग आइटम से। फिर ये सारे उस बड़ी बिल्डिंग वाले वेयर हाउस की फेंस के पास पहुंचते हैं। जैसे वो इस फेंस के पास पहुंचते हैं इनको लग रहा था कि आगे कोई होगा जो इनको अंदर घुसने से रोकेगा, क्योंकि पिछली दफा जब वो यहाँ पर आ रहे थे तो उन पे गोलियां चलाई गई थी। तो ये सारे बंदे चीख रहे थे जो भी बंदा वेयर हाउस में वो बाहर आए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल खामोशी होती है। तो इन ओकाडाज में से एक बंदा ना एक बोल्ट कटर लेके आया हुआ होता है उसको हथियार के तौर पर यूज करने के लिए, लेकिन फिर वो इसको यहाँ पर उसके असल मकसद के लिए यूज करना शुरू कर देता है। वो इस फेंस को काटना शुरू कर देता है। वो फेंस काटकर इसमें बहुत बड़ा सुराख कर देता है जिसके आर पार वो अंदर यहाँ से जा सकते थे। तो जब काफी सारे बंदे फेंस को क्रॉस करके अंदर की तरफ आते हैं वेयर हाउस के करीब, तो ये वेयर हाउस के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं एंट्रेंस ढूंढने के लिए। इस वेयर हाउस की खिड़कियां इतनी ज्यादा ऊंची थी कि इनको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था कि अंदर क्या चीजें हैं। इधर हर तरफ खामोशी होती है और अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तो जब ये लोग घूमकर पीछे की तरफ जाते हैं तो वहां पर एंट्रेंस होती है। एंट्रेंस भी क्या होती है, एक जंग वाले मेटल की शीट होती है, वो भी उस वेयर हाउस में एक गैप होता है उसको कवर करने के लिए रखी हुई थी। तो ये लोग इस शीट को पकड़कर साइड पे करते हैं और कुछ ओकाडाज लड़ाई के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर वेयर हाउस के अंदर एंटर होते हैं। लेकिन जैसे ही उनको दिखाई देता है इस वेयर हाउस के अंदर क्या था, ये सारे अपने हथियार नीचे रखते हैं और बस खौफजदा होकर देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लोकल लोगों के मुताबिक जो इस वेयर हाउस के करीब करीब ही रहते थे वो बताते हैं इस वेयर हाउस तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता भी था। ये रफ रास्ता इतना बड़ा था कि इस पे गाड़ी आराम से आ सकती थी। यहाँ के लोकल लोग उस रास्ते को इस्तेमाल ही नहीं करते थे। इनफैक्ट उनको तो ये भी नहीं पता था कि ये रास्ता निकलता किधर आगे। लेकिन वो लोग बताते हैं कि पिछले 10 साल से एक गाड़ी है जो इस रास्ते को इस्तेमाल करती है इस वेयर हाउस तक पहुंचने के लिए। ये एक ब्लैक जीप होती है जिसके काले शीशे होते हैं। हफ्ते में कई बार ये आती है लेकिन रात को 8 बजे। वो बताते हैं ये जीप आती है इस वेयर हाउस पे रुकती है और रात को 9:30 बजे ये यहाँ से वापस चली जाती है। अब यहाँ पर किसी भी लोकल को ये नहीं पता था कि ये जीप चलाता कौन था, बस उनको ये पता था कि ये एक बंदा है। इनको ये भी नहीं पता था कि ये बंदा यहाँ पर करने क्या आता है, बस इनको ये पता था पिछले 10 सालों से जब भी ये बंदा आता है रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, तब इस वेयर हाउस से चीखों की आवाजें आती थी। जब यहाँ के लोकल लोग पुलिस को इसके बारे में बताते हैं तो पुलिस इस चीज पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देती। वो कहती है कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो पिछले कई सालों से लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक बंदा है जो काली जीप में आता है और इस वेयर हाउस से चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये बस उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और बाद में लोग इस चीज को दोबारा रिपोर्ट ही नहीं करते। अगर पुलिस इन बंदों की बात सुन लेती कि यहाँ पर जीप आती है और चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं, तो पुलिस को पता चल जाना था कि ये वेयर हाउस एक स्टोरेज फैसिलिटी है, एक बहुत ही हाई डिमांड और इलीगल प्रोडक्ट की। वो जो बंदा था जो काली जीप में आता था वो उस प्रोडक्ट को उठाता था यहाँ से और ब्लैक मार्केट में जाकर उसको बेचता था। तो जब वो ओकाडाज इस वेयर हाउस के अंदर आते हैं उनको अंदर कोई रुकावट नहीं मिलती क्योंकि जो गार्ड्स और गनमैन थे वो इन बंदों की आवाज सुनकर भाग गए थे। अब जैसे ये ओकाडाज अंदर जाकर देख रहे होते हैं कि इनके आगे क्या क्या चीजें हैं, तो पहली चीज जो उनको दिखाई देती है जो बिल्कुल दरमियान में पड़ी थी वो था 4 फुट का सीमेंट का स्लैब। इस स्लैब की एक साइड काफी ऊंची होती है और जो दूसरी नीचे वाली साइड होती है उधर गोल सा बो बना होता है। मतलब ये इस तरह बना हुआ था कि अगर इस स्लैब पे पानी गिराएंगे तो सारा पानी बहता हुआ इस बो में इकट्ठा हो जाएगा। मतलब जो भी इस स्लैब पे हो रहा होता था उसके लिक्विड को पकड़ने के लिए ये बो बना हुआ था। इस स्लैब के चारों तरफ हड्डियां थी और कुछ हड्डियों पे तो गोश्त भी लगा हुआ था और इस वेयर हाउस के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा गंदी हालत में लोगों को चेन से बांधा हुआ था। यही लोग वही हाई डिमांड और हाईली इलीगल प्रोडक्ट थे, स्पेसिफिकली उनके बॉडी पार्ट्स प्रोडक्ट थे। नाइजीरिया में बहुत ही ज्यादा लोग ये बिलीव करते हैं कि जादू टोने की मदद से पैसा, कामयाबी और इवन अनलिमिटेड लाइफ भी मिल जाती है। लेकिन मसला ये था ये जो हर्बलिस्ट थे जो लोगों के लिए ये जादू टोना किया करते थे उनको ये परफॉर्म करने के लिए इंसानों के बॉडी पार्ट्स की जरूरत पड़ती थी। तो ह्यूमन बॉडी पार्ट फैक्ट्रीज जैसे कि ये वेयर हाउस था सोका फॉरेस्ट में, इसको बनाया इसलिए गया था कि ये इन बॉडी पार्ट्स की डिमांड को पूरा कर सकें। तो ये बिलीव किया जाता है इस वेयर हाउस में काम इस तरह होता था कि वो जो काली जीप में बंदा आता था वो पहले से ही लोगों से ऑर्डर कलेक्ट करके आता था कि उनको कौन से बॉडी के हिस्से चाहिए जादू परफॉर्म करने के लिए। वो इन सारे पार्ट्स की लिस्ट बना लेता था। तो 8 बजे रात को वो इस वेयर हाउस पे आता था, यहाँ पर काम करने वाले बंदों को वो लिस्ट पकड़ाता था और फिर वो डिसाइड करते थे यहाँ पर जितने भी
भी बंदी हैं किससे वो बॉडी पार्ट्स निकालने हैं। जब ये सिलेक्ट कर लिया जाता था कि किन बंदों के बॉडी पार्ट्स निकालने हैं तो वो एक एक करके इन बंदों को चेन से निकालते थे और वेयर हाउस के दरमियान में ले जाते थे। बाकी सारे कैदियों को इर्द गिर्द नजर आ रहा होता था कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो उस बंदे को इस स्लैब पे रखते थे जिसको बोलते थे स्लॉटर स्लैब। तो वो उस बंदे के बॉडी पार्ट्स वहां पर काटते थे, बैग में डाल के कूलर में डालते थे और वो काली जीप वाला बंदा यहाँ से बॉडी पार्ट्स को उठाकर ले जाता था। तो जिस बंदे को ये लोग काटते थे अगर वो जिंदा होता था और उसके सर्वाइव करने के चांसेस भी होते थे तो उसको दीवार के पास वापस ले जाकर बांध देते थे। अगर उनके जिंदा रहने के चांसेस नहीं होते थे तो वो उसको वेयर हाउस के बैग पर ले जाते थे। वहां पर एक रूम होता है जिधर उनको डिस्कार्ड करते हैं। इनको यहाँ पर मारने के तरीके अलग अलग थे क्योंकि पीछे वाले रूम में इनको एक मेकशिफ्ट गिलोटीन मिलता है जिसकी मदद से लोगों का सर काटा जाता है और वहां पर उनको एक मगरमच्छ भी दिखाई देता है जो चेन से बंधा हुआ था। यानी ऑर्गन्स निकालने के बाद वो लोग इन बंदों को मगरमच्छ के आगे डाल देते थे। तो जब वो ओकाडाज इस वेयर हाउस के अंदर एंटर होते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है तो यहाँ पर जितने भी लोगों को चेन से बांधा हुआ था ये सब उनको आजाद करना शुरू कर देते हैं। टोटल में 23 लोग थे जो बड़ी मुश्किल से ही बस जिंदा थे, लेकिन इनमें से कोई लॉन्ड्रे सिद्दीकी होता ही नहीं है जिसने इस वेयर हाउस की लोकेशन का बताया था। ये लोग यहाँ पर सर्च करते हैं, इधर उधर बॉडीज को देखते हैं, हर जगह देखते हैं, लेकिन लॉन्ड्रे मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर सारे लोग उस अंडरग्राउंड प्रिजन को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो लॉन्ड्रे ने बताया था जिसमें वो बंद था, लेकिन किसी को भी यहाँ पर वो अंडरग्राउंड प्रिजन नहीं मिलता। फिर ये ओकाडाज बाहर सर्वाइवर्स के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर करीब किसी अंडरग्राउंड प्रिजन सेल का पता है जिधर बाकी लोगों को कैद किया वो। लेकिन सर्वाइवर्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और कुछ लोगों से तो इवन बोला भी नहीं जा रहा था। बाद में जब पुलिस यहाँ पर आती है क्योंकि खबर फैल गई थी जो भी इस वेयर हाउस में मिला था, तो ये ओकाडाज पुलिस के पास जाते हैं और उनकी मिन्नतें करते हैं कि हमें इस पूरी प्रॉपर्टी को खोदना पड़ेगा और उस प्रिजन सेल की एंट्रेंस को ढूंढना पड़ेगा जिधर लॉन्ड्रा और 8 बंदे हैं और क्या पता और बंदे भी हों। वो लोग अंडरग्राउंड किसी सेल्स में फंसे हुए हैं, हमें उन्हें बचाना पड़ेगा। लेकिन पुलिस इस बात से ही मना कर देती है और वो इस पूरे वेयर हाउस को ही गिरा देते हैं। कुछ दिन पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है और बस फिर वो यहाँ से चले जाते हैं, ज्यादा परवाह नहीं करते। तो ओकाडाज दोबारा से यहाँ पर एक कम्युनिटी बनकर वापस आते हैं और वो कई हफ्ते इधर आते हैं और खुदाई करते हैं इस उम्मीद में कि शायद उनको उनका दोस्त मिल जाए और जो बाकी बंदे थे जो अंडरग्राउंड कैद हुए थे, लेकिन उनको वो लोग वहां पर कभी भी नहीं मिलते। हमें ये नहीं पता कि लॉन्ड्रे और बाकी बंदों के साथ क्या हुआ था जो उस अंडरग्राउंड सेल में बंद थे। ना ही उन 2 ओकाडा राइडर्स का पता है जो लॉन्ड्रे के गुम होने से कुछ दिन पहले गुम हुए थे। बस ये अज्यूम किया जाता है कि उनको भी किडनैप किया गया होगा और बाद में उनका भी यही अंजाम हुआ होगा। हमें यह भी नहीं पता कि इस वेयर हाउस में कितने लोगों को आज तक मारा गया था, लेकिन जितनी क्वांटिटी में यहाँ पर कपड़े और जूते मिले थे उसको देख के लगता है ये नंबर सैकड़ों में है। जो भी जुल्म इस वेयर हाउस में हो रहा था ऑफिशियली किसी ने भी उसकी जिम्मेवारी नहीं ली, लेकिन जब ओकाडाज ने इस वेयर हाउस को ढूंढा था उसके कुछ दिन बाद ओकाडाज यहाँ पर दोबारा आते हैं खुदाई करने लॉन्ड्रे को ढूंढने के लिए। तो वहां पर उनको एक बंदा दिखाई देता है जो वहां पर इधर उधर चल रहा था। उस बंदे पर इनको शक हो जाता है तो ये बंदे उसके पास जाते हैं तो पता चलता है उस बंदे के पास बहुत सारी इंसानों की ज़बान है जो उसने जेब में डाली हुई थी। इसके अलावा उसके पास दर्जनों सिम कार्ड्स भी थे। तो ये लोग अज्यूम करते हैं कि जो भी इस वेयर हाउस में हो रहा था ये बंदा उसमें शामिल था। तो ये ओकाडाज मौके पर उस बंदे को मार देते हैं। बाद में एक औरत जो इस वेयर हाउस में सर्वाइवर थी वो रिपोर्टर्स को बताती है कि वो किस तरीके से किडनैप हुई थी। वो कहती है मैं इबादान में रहती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी फैमिली से हूँ। मैं अपने घर के बाहर बैठी थी तो एकदम से एक वैन उसके सामने आकर रुकती है। उस वैन में बड़े सूटेड बूटेड बंदे बैठे थे। वो बाहर निकलकर मुझे बोलते हैं कि तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है और तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो ये औरत बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। ये बंदे भी बड़े प्रोफेशनल लग रहे थे और उनका बिहेवियर भी बड़ा कन्विंसिंग था। तो वो वैन में बैठती है, ये लोग वैन का दरवाजा बंद करते हैं और इसको लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जब वो इस वैन में बैठी होती है और यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी तब उसको पता चलता है ये पुलिस नहीं और इसको तो किडनैप कर लिया। बहरहाल ये और बाकी लोग जिनको इस सेम तरीके से किडनैप किया गया था 1 घंटे के अंदर उनको वेयर हाउस के पास लेके जाते हैं। वहां पर उस ब्लैक शैक के पास जाकर उनको बोलते हैं अपने सारे कपड़े उतार दो और जो भी सामान है यहाँ इसमें डाल दो। ये सब वो गन पॉइंट पे करवाते हैं। फिर उनको अंदर उस वेयर हाउस में लेकर जाया जाता है जिधर इसके इर्द गिर्द हर किसी को काट कर मार देते हैं। इसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ था मेक्सिको के इस रिजॉर्ट में। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज छुपी हुई है। इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।